बस एक चीज़ पूछनी है सर, उसके बाद आप पढ़ा लेना। हाँ सर जो हमारा चलो, हाँ तो चलिए, यस सर, चलो। बोर्स मॉडल तुमने ये पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर, पढ़ रहा था, सारे 9 मॉडल 10 तो में भी पढ़े ही पढ़ा। हैं, है ना, सारे रदरफोर्ड थॉमसन, ठीक है, तो वो तो कुछ कुछ करके फेल हो गए थे। जो लेटेस्ट अभी अपने पास चल रहा है दैट इज बोर्स मॉडल। तो भाई बोर्स मॉडल की क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे, बाकी उसके डेरिवेशंस क्या हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। बोर्स थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या थी कि हर कोई जो एनर्जी है वो पैकेट के फॉर्म में E इज इक्वल टू एच न्यू, और जो भी एनर्जी चल रही है पैकेट के फॉर्म में चल रही है। इसी चीज को बेस करके आइंस्टाइन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी थी, ठीक है ना। इसी चीज पे बेस करके बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कुछ, तो उन्होंने स्पेक्ट्रा देखा था हाइड्रोजन का, और उसके बेसिस पर उसने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं। उसका 3 पॉइंट्स हैं। Well, this is point number one. Point number one is electron in an atom has only certain definite stationary states of motion allowed for it. इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम ले एटम के चारों या न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी घूम ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं डिफाइंड, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, बाकी सब में रिवॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है जी। उन स्टेट्स को कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। तो एक हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो जीरो से लेकर के और इन्फिनिटी तक खूब सारे रेडियस हैं, तो कोई भी हो सकता था ऐसा ऑर्बिट, तो ठीक है ना। लेकिन बोर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में घूम ले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स चाहिए और उनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है जी, कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स, ईच एनर्जी लेवल हैज अ डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, ठीक बात है। इन ईच ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। ये भी ठीक बात है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है। तो भाई अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? चाहिए यस सर। So यस सर। necessary centripetal force is provided by the electrostatic attraction of the protons and the इलेक्ट्रॉन, है ना, न्यूक्लियस, सॉरी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे उनसे उनको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, और वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, जिसे स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, उसमें घूम रहे होंगे। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, या स्टेट की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। चलिए वो देखेंगे बाद में कैसे, बट यहाँ ये वाला पॉइंट समझ गए कि हर किसी रेडियस में नहीं घूम सकता, कुछ स्पेसिफाइड रेडियस हैं, रेडियस के सर्कल्स हैं जिनमें घूम सकता है, उनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी इसलिए कहा गया क्योंकि जो उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं भाई। These states of allowed electronic motion are those in which angular momentum of the electron is an integral multiple of h upon 2 pi, ठीक है। सिर्फ उन्हीं एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम वी आर, एक घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना ही होगा ना, एम वी यस आर। सर। यस यस सर। सर। सर्कल में घूम रहा होगा तो मोमेंटम कितना हो गया, एम इंटू वी। सर्कुलर पाथ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वेलोसिटी इधर हो गई, मास एम हो गया, रेडियस हो गई ये वाली, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, एम वी आर। तो एम वी आर क्या होना चाहिए, एच अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। तो एन की वैल्यू विल बी फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये है सेकंड पॉस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। भोर ये कहाँ से ले लेके आ रहा है नए नए आइटम, रदरफोर्ड ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, थॉमसन ने भी कुछ नहीं बोला था ऐसा, ठीक है जी। तो रदरफोर्ड वाले में यही दिक्कत थी शायद कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा करके अगर सर्कुलर पाथ पे चलता रहेगा, एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, तो वो अंदर गिर पड़ेगा न्यूक्लियस में और यस सारा सर। यस एटम सर। खत्म यस हो सर। जाएगा। तो भाई बोर ने किस्सा ही खत्म कर दिया। बोर ने कह दिया कि स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं, उनकी एनर्जी फिक्स होती है, कभी बदलती ही नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो भाई पूछ लो अब इससे क्या पूछोगे। दूसरा आइटम ये लेकर के आया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये भी कहाँ से निकाला पता नहीं है इसको भी, आगे चलते हैं। बोर को भी नहीं पता लेकिन काम चल रहा है। तो इस तरह से करके उसका मॉडल हो गया सेट। और थर्ड पॉइंट क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन ऑफ दीज स्टेट्स एंड डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, बट देखो जब
किसी भी एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इसीलिए उसका नाम है स्टेशनरी स्टेट्स। बट व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, जब एक स्टेट से दूसरी में ट्रांसफर होता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, तो एनर्जी को या तो एमिट करता है या तो फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। सपोज ये है न्यूक्लियस और ऐसे ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं सारे। तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से नीचे आएगा तो एक फोटोन छोड़ के जाएगा जाएगा सर। यस सर। अगर नीचे आता है तो, और यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है ऐसे करके तो एक इलेक्ट्रॉन इसको खाना पड़ेगा। यस सर। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एमिट करेगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा। When electron jumps from higher energy state to lower energy state, it emits radiation in form of photons. However, when the electron moves from lower energy state to higher energy state, they absorb photons. ठीक बात है? Yes, Yes, sir. sir. फाइन, ओके। चलिए अब थोड़ा सा काम करते हैं इस पे बेस करके। देखिए भाई, न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को घूमना है। अच्छा, एक और खास बात थी जो उसमें शायद मैंने पढ़ी नहीं, कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन One electron. इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे ये 2He4 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दो। तो तो इसके लिए एप्लीकेबल है, अच्छा तो हाँ ठीक है ना। हाँ, लिथियम, लिथियम कितना होता है? 3 और 8 होता है क्या? 3 सर। yes sir +2, इसके लिए एप्लीकेबल, करेक्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो पहले तो जो भी कुछ आपका आइटम है उसको 1 इलेक्ट्रॉन एटम होना चाहिए, तब आप उसे बोर मॉडल अप्लाई करोगे, ठीक है जी। 2 कंडीशन बताई गई हैं। पहला जो पॉस्टुलेट था बोर का, उसमें क्या कंडीशन थी कि सर्कल में घूमने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलेगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलेगा। मान लीजिए r रेडियस के सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कूलम्बियन फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में? K ZE अपॉन r स्क्वायर, R². Yes, है ना। sir. R square yes sir mv स्क्वायर अपॉन r। yes ये था sir पहला पॉस्टुलेट कि सर्कल में घूमना है तो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, वो कहाँ से आएगा? कूलम्बियन अट्रैक्शन से आएगा। ये ZE क्या लिखा है मैंने? Sir, नंबर Z ऑफ उसका atomic प्रोटॉन्स, number है. है ना। न्यूक्लियस। हाँ, जितना yes एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है कि बाहर इलेक्ट्रॉन रहे हो और तुमने उसको कैटायन बना दिया हो, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हो, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनाने के लिए, ठीक है जी। दूसरा पॉस्टुलेट क्या था कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम शुड बी इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए yes sir. यस सर। फाइन। सो बाय दीज टू इक्वेशन, बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन कैलकुलेट V and R। V और R कैलकुलेशन कर सकता हूँ इससे, ठीक है जी। पहले इक्वेशन की थोड़ी रंग रूप चेंज कर लो। V स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर, ऐसी हो जाएगी क्या? एक R से R काटा तो R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो MV स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर। सही लिखा है क्या मैंने? और सेकंड इक्वेशन क्या Yes, है? sir. MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। डिवाइड कर दूंगा दोनों को, V आ जाएगा सीधे सीधे, कर दो सर ये आ जाएगा yes sir NH एंड दिस इज 2π। ये K क्या चीज है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ZE स्क्वायर 2π अपॉन NH, ठीक है। वेलोसिटी देखो कितनी हो गई, Z ठीक है, E स्क्वायर ठीक है, 2π ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ऐसा आ गया क्या वेलोसिटी? Yes, sir. अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होगा Z चेंज होता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट अगर चेंज होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, तो n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यस सर 1/4। तो भाई E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन और H, ये सारा तो है कांस्टेंट। यहाँ क्या बचा? Z अपॉन n, सारे की Yes, वैल्यू sir. जानते हो, yes sir सही है क्या? H की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 into 10 6.63 into 10 to the minus 31 34 जूल पर सेकंड। 6.625 10 to the power minus 34, है ना। 34 सेकंड। ऐसी होती है भाई हाँ वैल्यू, सर ठीक है।
ई की वैल्यू तुम्हें Yes. पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, फाइन। सारी कैलकुलेशन करके क्या वी बता सकता हूँ? Yes, sir. 2.9. Yes, पर sir. सेकंड Yes, sir. जेड बाई 2.1. एन एस ई, क्या Yes, sir. मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इतनी स्पीड होती है भाई ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की। ऑर्बिट, तो ऑर्बिट का अकाउंट डाल दूंगा, कौन सा ऑर्बिट है, जेड की वैल्यू, जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर डाल दूंगा तो आ जाएगा। चलेगा दोस्तों? चलेगा यस सर। सर। Yes, sir. इसको सपोज मैं इसमें पैक कर दूं तो क्या मैं रेडियस निकाल पाऊंगा? कर देते हैं भाई, चलिए। रेडियस क्या हो जाएगी, एन एच अपॉन 2π mv, ऐसा हो जाएगा। v की वैल्यू डालो, एन एच अपॉन 2πm को तो साइड में रख लिया, v की वैल्यू ये वाली डाल देता हूँ यहाँ से, कितनी हो जाएगी, जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन। ठीक कर रहा हूँ क्या? 2 से 2 काटा, Yes, sir. एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। इसमें भी सारा कांस्टेंट अलग कर लूं और एन स्क्वायर अपॉन जेड को अलग कर लूं, ठीक है। इस Yes, सारे sir. कांस्टेंट की वैल्यू डालता हूं तो क्या आती है, इतना, और ये किसमें आएगी, एंगस्ट्रॉम में, 0.529 या 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है क्या भाई लोग? Yes, sir. सही है. फाइन। अब ये वाली चीज तुम्हें नॉर्मली याद रहती है, ये वाली चीज नॉर्मली याद रहती है, हाँ। 2.18 10 Yes, sir. जेड बाई एन और Yes, 0.53 sir. एन स्क्वायर बाई जेड। तो आर कैसे कैसे मैटर करती है, एन के साथ कैसे वेरी होती है और जेड के साथ कैसे वेरी होती है, ये चीजें बता सकता हूँ कि अगर कुछ पूछा जाए कि रेडियस इतनी है इस वाले में, दूसरे वाले ऑर्बिट में कितनी होगी, ये सब चीजें निकाल सकता हूँ, है ना। या फिर दो का कंपैरिजन पूछा हो कि लिथियम में और हाइड्रोजन में पहले ऑर्बिट में ऑर्बिटल रेडियस या वेलोसिटी का रेशो क्या होगा, बता सकते हो ऐसा? फाइन। Yes, तो ये वाले sir. फॉर्मूले अपने को चाहिए, लेकिन अपने को ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये वाली चीज, और इसमें ये है रेडियस का फॉर्मूला, ये भी अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि हमसे कभी कभी चेंज करके ऐसा पूछा जाता है। एक दो बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि भाई कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हमने डबल कर दिया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने डबल कर दिया, तो बताइए वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी? तो आप इसमें इससे तो नहीं निकाल पाओगे, No, sir. सही है ना। तो अपने को फिर ये जो बेस फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए, ये जो बेस फॉर्मूला अपने को ये पता होना चाहिए, तब मैं ये वाली चीज कर पाऊंगा। तो ये वाली चीज हमें बिल्कुल रट के रखनी है, और अगर नहीं रटोगे तो भाई फिर ये सोल्यूशन करते जाना एग्जाम में बैठ के और तब निकाल लेना। ठीक है भाई लोग? Yes. Yes, यस sir. सर। चलेगा, इसको थोड़ा याद रखिए, क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ओके, वापस आ जाओ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर कर दूं, 1 यस बाई सर। Yes, एम, sir. वी कितना था भाई, 2 एप्सिलॉन एन एच, ZD square upon 2 epsilon NH. स्क्वायर कर दूं, एम जेड स्क्वायर ई की Sir. पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इतनी हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई लोग? Yes, sir. पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं भाई, के जेड ई Q1 Q2 अपॉन आर, ऐसे निकालते हैं। के की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन Yes, 4 sir. पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड ई स्क्वायर एक नेगेटिव साथ में अपॉन आर की जगह देख लेते हैं भाई एक बार क्या लिखा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर Epsilon naught एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। upon pi mz e square. Yes, sir. ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करो भाई, शक्ल इसकी ठीक करो, क्या बन जाएगी भाई, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 एक नेगेटिव साइन के साथ, ये हो गए भाई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो Yes, sir. काइनेटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो सेम सा ही लग रहा है, बस 4 और 8 का फर्क है। Yes, sir. तो अगर पूछा जाए टोटल एनर्जी तो क्या हो जाएगी,
काइनेटिक Kinetic प्लस plus पोटेंशियल। ठीक है जी। फॉर्मूला एनर्जी का भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें भी कुछ चेंज करके पूछ लिया जाता है बाई चांस। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो क्या ये माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर काइनेटिक के बराबर से ही आ गई। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है, लेकिन टोटल एनर्जी का मॉड लेना पड़ेगा तब होगी काइनेटिक के बराबर। हाँ कि ना? हाँ सर, यस ठीक है। सर, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। ठीक बात है। यस सर, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है, लेकिन नेगेटिव के मोड साथ, लगा दिया। हाँ मॉडुलस। ये वाले चीजों पे 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक मेंस में पूछे जा चुके हैं। ये जो सेम रिलेशन है ये ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूलों के लिए भी वैलिड है कि एक सैटेलाइट अर्थ की Yes, चारों sir. तरफ घूम रहा है तो उनके लिए भी ये वाली चीज वैलिड होती है। ठीक है, वहां भी ये वाले फॉर्मूले बनते हैं सेम। ठीक है क्या दोस्तों? यस सर, फाइन। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कहीं एग्जाम में याद नहीं है तो मैं निकालना पड़ गया तो देख लो कितना टाइम लगेगा। फाइन, इस वाले फॉर्मूले को हम फिर से उठाएंगे भाई यहाँ से। ये है टोटल एनर्जी ई, तो ई इसका फॉर्मूला से ध्यान रखना। जरा आगे चलूँ मैं। एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन नीचे सबका स्क्वायर। तो भाई टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया। क्या बचा? जेड यस स्क्वायर सर, अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, एन सारे के लिए जब तुम स्क्वायर, कैलकुलेशन करते हो तो ये कितनी आती है भाई? इस सब की वैल्यू डालूंगा तो कितना आएगा? नहीं याद है? 13.6, हाँ माइनस। ठीक है, और ये किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी। अगर आप वैल्यू रखोगे ये सब की तो जूल में आएगी वो, और उसमें एक और 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है तो इसलिए, बहुत छोटी एनर्जी है तो इसलिए भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़्यादा अच्छा है लिखना। तो भाई एनर्जी कैसी होती है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जो नेगेटिव आ रहा है इसका मीनिंग क्या है? नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड Bounded. विद न्यूक्लियस। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है यस सर, न्यूक्लियस के साथ, ये दिखा रहा है इतनी एनर्जी को। तो अगर मैं इतनी ही एनर्जी एटम को दे दूं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। जीरो। Yes, जितनी sir. ये है उतनी ही अगर और दे दूं तो हो जाएगी 0। Yes, sir. अगर 0 हो गई तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के भाग जाएगा। 0 का मतलब नो इंटरेक्शन। एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब इंटरेक्शन है। अगर एनर्जी 0 या पॉजिटिव हो गई टोटल एनर्जी तो इसका मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग सर एनर्जी इतनी मतलब ही है, उतनी एनर्जी इतनी। जो इसको यहां से बाहर निकालने के लिए देनी पड़ेगी, तो वो कितनी होगी भाई? इतनी ही पॉजिटिव देनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है ना? अब ये एनर्जी Yes, किस sir. फॉर्म में दे सकते हो? हीट कर दो एटम को। ठीक है, हीट कर दो या सर। इतनी एनर्जी का फोटोन डाल दो, या फिर एक हथौड़ा मार दो एटम के ऊपर, तब भी एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर इतनी एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन फिर छोड़ के भाग जाएगा। क्या उसी को कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल? यस सर, Yes, sir. तो भाई ये हो गए कुछ कुछ फॉर्मूले बेसिक जिस पे आपने काफ़ी काम किया भी होगा, क्वेश्चन किए होंगे, और हमने एक बार डेरिवेशन देखा है। ऐसा देखिएगा, एक है सपोज इस तरह का भाई कोई एटम है, इसको कहूँगा n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है। ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं इन्हें? ऑर्बिटल। ऑर्बिटर सर नहीं है तो Orbit, ऑर्बिट। orbit, 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 orbit. जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ऐसा है। सपोज पहले में था तो एनर्जी पहले वाली थी, n1 की थी। अगर दूसरे में पहुंच गया तो एनर्जी ऐसी बोलूंगा क्या? Yes, sir. यस ठीक बात है। सर, तीसरे में चला जाए तो भाई फिर n3 लिखना पड़ेगा इसकी जगह। अगर दो एलिमेंट्स में कंपैरिजन करवा रहा हो तो z चेंज हो जाएगा। ठीक है क्या?
चलेगा। एक ही एलिमेंट की बात कर रहा हूँ ऐसा, फाइन। अगर मान लीजिए लेट सपोज इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 1 to 3, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, उसने एक फोटोन खाया और यहाँ पहुंच गया। एक फोटोन खाया उसने, कुछ एच न्यू एनर्जी का फोटोन खाया, यहाँ पे पहुंच गया। डन है, चलेगा। तो भाई यहाँ से अगर यहाँ पहुंचना है तो ये जो एनर्जी का गैप है दोनों में, ये फुलफिल होना चाहिए। यस यस सर। सर। तो अगर मैं करूं E3 माइनस E1, सो कितना हो जाएगा भाई, -13.6 Z² अपॉन N3 स्क्वायर माइनस -13.6 Z² अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 13.6 Z² 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N3 स्क्वायर। फाइन। और ये हो गया E3 माइनस E1। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी तो ये बोला गया था कि भाई अगर एक से दूसरे लेवल में जंप करना है तो जिस एनर्जी का फोटोन चाहिए, क्या वो एच न्यू हो जाएगी? यस सर। यस सर। ठीक है, एच न्यू। ठीक है ना, ये किस में चल रही है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एच न्यू का भी ध्यान रखना है कि या तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए या फिर इसको जूल में कन्वर्ट करो। फाइन। एच इसको क्या लिख लेते हैं, सी अपॉन लैम्डा। ये कितनी हो गई, 13.6 Z² 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N3 स्क्वायर। फाइन, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मैं यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा की कैलकुलेशन भी करता हूँ फिर, है ना, एच सी से डिवाइड हो जाएगा हाँ बस। सर। फाइन, एच सी से डिवाइड हो जाता है बस। यस सर। ठीक है, क्या कितना आता है वो याद है किसी को? पूरे चैप्टर में भर के बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशंस हैं, ठीक है ना, और इनको झेलना इज नॉट एट ऑल इजी। तो करने को कुछ नहीं है, मतलब फॉर्मूले आसानी है, लेकिन वो ये कैलकुलेशन खूब है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन डालना पड़ेगा, यहाँ से निकाल सकता हूँ ऐसा कि अगर मुझे N1 से N3 में जंप कराना है, N1 से N4 में जंप कराना है, तो कितनी एनर्जी का फोटोन डालना पड़ेगा। बिल्कुल बाहर ही निकालना है इसे, N1 से लेकर के इनफाइनाइट पे फेंकना है, तो कितनी वेवलेंथ का, कितनी एनर्जी का, कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालना पड़ेगा, बस इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। अगर इनफाइनाइट पे यस भेजना है तो सर। N2 कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 0 हो गया। ठीक है भाई लोग, ये जो R है इसको क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके क्या? यस सर। तो सिंपल देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा E डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स इज 13.6 Z² 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इतनी एनर्जी खा के जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इतनी एनर्जी छोड़ेगा। ठीक बात है। इसी को फिर मैंने एच न्यू लिखा था, 13.6 Z² 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और फिर इसी को मैंने एच सी अपॉन लैम्डा कर दिया था, तो कितना आ रहा है भाई, आर Z² 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो काफ़ी यूज होता है, और ये फॉर्मूला एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेशनरी स्टेट्स। बोलो दोस्तों। यहाँ तक तो हो गया। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हाइड्रोजन एटम है अपने पास। हाइड्रोजन में मजे की बात क्या है कि Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा प्यार से, ठीक है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन N1 इज इक्वल टू 1 से, N1 इज इक्वल टू 1 लेवल से जंप मारता है N2 इज इक्वल टू 2 लेवल में, 1 से लेकर 2 में जंप मारता है, तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन चाहिएगा, करें कैलकुलेशन। R ये 1 हो गया क्या, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अतिशय जन गायब है क्या आज, ये कितना हो गया भाई, 3/4। बता लैम्डा कितना हो गया, 4 अपॉन 3R, ऐसा हो गया क्या? यस। बढ़िया। अगर तू इसकी वैल्यू निकाले अतिशय जैन, यस सर। तो कितना आ जाएगा भाई, 4 अपॉन 3.3 अप्रोक्सीमेटली, तो इट कम्स आउट टू बी 1.212 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है ना, क्या ये आ जाएगी 1212 एंगस्ट्रॉम। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है जैन अतिशय। हाँ सर।
और वो कहाँ है अपना लड़का केडी? यही हो सर। भव्यवर्धन यस सर। भाई n1 इज इक्वल टू 1 में था इलेक्ट्रॉन और जंप कराना है n2 इज इक्वल टू 3 में, थर्ड ऑर्बिट में जंप कराना है 1 से, ठीक है ना। जल्दी कैलकुलेट कर वेवलेंथ कितनी चाहिए, मुझसे पहले कर। ठीक है सर 0.02 1.02 1.02, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में लिख दिया मैंने 1.1022 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यस सर। n2 इज इक्वल टू 4 में करा दो चलो जल्दी से। लो तो पैटर्न समझ गए होगे। यस सर। R की वैल्यू होती है 1.1 10 to the power -7, ठीक कर रहा हूँ मैं सर? 1.1 होती है सर, 1.09 होती है। 1.09 होती है बट मैं राउंड ऑफ करके 1.1 लिख रहा हूँ उसको। मतलब मैं पूछना चाह रहा सर, एग्जैक्ट नहीं होती है। हाँ 1.097। देखिए तो हमने ये जो सारी कैलकुलेशन की है देव शर्मा, ये हमने की है कि इलेक्ट्रॉन 1 में था और वो कहाँ जंप मार रहा है, n2 इज इक्वल टू 2 3 4 5 ऐसा जंप मार रहा है ऊपर, ठीक है क्या? यस सर। यस तेरी सर। जो वेवलेंथ आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? तेरी स्टार्टिंग की वेवलेंथ कितनी आई? 1212 एंगस्ट्रॉम आई। यस सर। अगली वाली Yes, कितनी sir. आई? 1022 एंगस्ट्रॉम, एक फिर यस सर, 969 एंगस्ट्रॉम, और लास्ट वाली यानी कि इन्फिनिटी के लिए अगर तू करेगा तो कहाँ तक आएगी बता? n2 को इनफाइनाइट रख दे। यस सर। बता कितनी आ जाएगी? सर ये तो वही r z² आ जाएगी सर। r ही आ जाएगी, रेड बर्ग कांस्टेंट 1/r। 1/r। 1/r आ जाएगी, ये आ रही है अप्रोक्सीमेटली 1/r। 909, ठीक है क्या? अब एक बात बताओ मुझे, यस सर। तुम्हारा जो रीजन होता है विजिबल होता है 4 से 7000 के बीच में, ठीक है ना। ये बताओ किस रीजन में आ रही है? विजिबल नहीं है सर ये। ये विजिबल में नहीं है सर, ये तो नहीं है सर, नहीं नो है। सर। नहीं है, किधर है? IR है, नहीं सर, है नहीं। इंफ्रारेड या फिर कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट की तरफ, अल्ट्रा वायलेट की तरफ। अल्ट्रा वायलेट है, तो ये सारा रीजन कौन सा हो गया भाई? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रही है सारी वेवलेंथ। इसको Yes, कहते यस हैं, सर। इसका नाम है लायमन सीरीज। ये पढ़ी होंगी तुमने केमिस्ट्री में, यस सर। लायमन सीरीज। तो लायमन सीरीज कहाँ होती है पूरी की पूरी? अल्ट्रा वायलेट में। लायमन सीरीज कब होती है? लायमन सीरीज तब होती है जब इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के और ऊपर किसी 2 3 4 5 6 में जंप मारता है, यानी कि 1 से Yes, ऊपर sir. उठ के जाता है तो लायमन सीरीज होती है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से अगली सीरीज होती है बामर सीरीज, बामर। है ना। अगली सीरीज होती है बामर, उसमें क्या होता है, n1 N2 इलेक्ट्रॉन से होता है 2 से 2 में जाता है। और वहां से वो जंप Yes. मारता है 3 4 4 5 5 6 में जंप मारता है। तो क्या उसके लिए भी मैं पाशा। पहली फ्रीक्वेंसी और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ? हाँ सर। Yes, sir. निकालिए भाई, क्या हो जाएगी? आर जेड, ये कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये तो हो गई पहली वेवलेंथ, है ना। और लास्ट वाली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ हो जाएगी क्या? यस सर। करिए भाई कैलकुलेशन। एक बटे 4 माइनस 1/9, 36/5। 6.5 into 10 to the minus 7. 6 into 10 to the minus 7 approximately. करेक्ट। इतना एंगस्ट्रॉम लिख दूं? यही है। हाँ, सर। यही है। ठीक है जी, इधर भी बता दो चलो। 36 हाँ सर, 36. ठीक है ना। इसको कहते हैं लिमिट Yes, ऑफ sir. द सीरीज, जिसको कहते हैं लिमिट ऑफ द सीरीज, कि लास्ट वाली कहां तक जा सकती है, ठीक है ना। जैसे 909 ये है लिमिट ऑफ द सीरीज, तो तुमसे पूछा जाए लाइमन की लिमिट क्या है, तो इसका मतलब पहले से इन्फिनिटी में फेंक दो, ठीक है ना। तुमसे पूछा जाए बामर की लिमिट क्या है, तो बामर की लिमिट तुम फेंक दो 2 से इन्फिनिटी पे। डन है क्या?
अब बताओ ये पूरी की पूरी Yes, किस sir. रीजन Yes, में sir. पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी किस रीजन में पड़ेगी? Visible. विजिबल रीजन में। तो बामर कहाँ पे हो गए भाई? विजिबल में। विजिबल रीजन। Visible. चलेगा? इसकी लास्ट वाली थोड़ी सब विजिबल में। लास्ट वाली विजिबल में नहीं, मतलब 4000 तो हमें याद रखने के लिए 4000 से 7000 लिखा हुआ है ना, बट ऐसा थोड़ी कि 4000 होते ही सारे विजिबिलिटी गायब हो जाएगी, ठीक है ना, वो धीरे धीरे फेंट होती जाती है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली विजिबल नहीं है। ठीक है ठीक है जी। इसके अगली सीरीज क्या होती है? सर पार्शियल पास्चन सीरीज। पास्चन। तो बताइए आप पास्चन कहाँ से होगी? n3 से होगी से। infinity n1 इज तक। इक्वल टू 3 से लेकर के n2 इज इक्वल टू 4, 5, 6 में पड़ेगी। सही है। इसके लिए भी कैलकुलेट करते हैं। कितना लिखूंगा? r z स्क्वायर की जगह तो 1 ही लिख दूं, 1 इंटू 1/9 माइनस 1/16 ऐसा लिख दूंगा क्या? तो हो जाएगा कुछ तो, कितना आ जाएगा भाई? 7 और 16 इंटू 9, 16 इंटू 9/7.7 कर दिया मैंने, तो ये आगे 18। 2 × 10⁻⁶ के आसपास सर। ले भाई इतनी आ रही है। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और एक लास्ट वाली लिमिट और निकाल दो, तो क्या हो जाएगी? 9/1.1। ये वाली आ रही है भाई 8181 एंगस्ट्रॉम, इतनी आ रही है भाई। ठीक है ना। तो ये हो गई लिमिट। अच्छा किस रेंज में पड़ रही है ये? IR में है क्या? इंफ्रारेड। यस सर। हाँ, infrared। तो पास्चन किस में आ गई? इंफ्रारेड में। पास्चन होती कब है? पास्चन की पहचान क्या है भाई? कि 3 से जब ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन कहीं, तो पास्चन सीरीज होती है, इंफ्रारेड में आती है पूरी सीरीज। ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है? ब्रैकेट होती है सर शायद। ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का इस तरह से n1 कहाँ हो जाएगा? 4 में, और वो कहाँ जाएगी? 4। n2 में 5, 6, 7, 8 इनमें जाएगी ना ऊपर इन्फिनिटी तक। तो उसी तरह से इसके लिए भी ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। इसी तरह से होती है फंड सीरीज। तो फंड क्या कहती है भाई? n1 इज इक्वल टू 5 से लेकर के n2 इज इक्वल टू 6, 7, 8 ऐसा। तो इसके लिए भी ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल सकता हूँ। ये भी किस रीजन में पड़ती है? IR में पड़ती है। ये वाली भी IR में पड़ती है। ठीक है। आसानी काम है। यस सर। फाइन। Yes, sir. तुम चाहो तो आगे भी कर सकते हो। हर्षवर्धन सीरीज सर एक इस इज इक्वल टू 6 हमफ्रे होती है सर, इसके बाद तो शायद 7, 8, 9। ठीक है ना। अपनी अपनी बना लो। ठीक है सर। ठीक है भाई लोग। तो ये तो 5 जो है Yes, ये तो नाम पड़ गए। आगे अपनी बना लेना 6 से लेकर के। ठीक है भाई। 6 से तो इसने बना ली केडी ने, फिर 7 से हर्षवर्धन बना लेगा, 8 से अनुभव वशिष्ठ बना लेगा, ऐसे बना सर लेगा। नहीं मेरी 9 सर, मेरी 9 मेरी 9 मेरी 9 से भाई इसकी 9 से लेकर के इसका इलेक्ट्रॉन अगर 10 सर 11 में जाएगा तो है। सर मेरे तो 1,02,033 है। बस बस बहुत सही बहुत सही। लेकिन जो भी आएगी आगे की, क्या वो सारी इंफ्रारेड रीजन में ही आएंगी? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। तो ठीक है। हाँ सर। कितनी भी देते जाओ कोई फर्क नहीं Fine. पड़ता। चलो भाई इनकी मार Fine, thank you, sir. डन है क्या भाई लोग? ये सारा कार्यक्रम समझे कैसे? हाँ सर। हमने Yes, कहाँ से sir. उठाया भाई? Yes, सर sir. सर एक बार कि इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे में जंप मारता है तब ये सारा कार्यक्रम चलता है भाई। ठीक है दोस्तों। Yes, sir. फाइन। Sir. लिमिट पूछी जाती है, इसको कहते हैं भाई सीरीज लिमिट। इसका ध्यान रखना, कहीं वर्ड ऐसा यूज आ रहा हो, सीरीज लिमिट कहते हैं इसको। तो कई बार सीरीज लिमिट पूछ ली जाती है। ओके चलिए भाई आगे चलते हैं। कि एक तो है न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ है भाई थोड़े से ऑर्बिट से बना दो अच्छे अच्छे से, बढ़िया बढ़िया से, ऐसे लो, ऐसे है। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, ये था सपोज 1 2 3 4 5 6 और बना लूँ। चलो थोड़े से लो भाई, इधर से आ जाए इस बार। तो ये कितने हो गए? 4 5। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा जंप मार के यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है क्या? तो इसने कुछ तो एनर्जी का फोटोन खाया ही होगा। Yes, sir. किस सीरीज में आएगा ये? Yes, sir. किस सीरीज में आएगा? लाइमन में आएगा। लाइमन में आएगा। ठीक बात है। अगर 1 से ऊपर जाओगे तो लाइमन में ही आएगा सब कुछ। ठीक बात है। तो 1 से ऊपर जाओगे लाइमन में Yes, आएगा। डन, बढ़िया। आगे चलते हैं भाई। ठीक बात है, पहुंच गया भाई। अब ये 1 में से तो डिसअपियर हो गया, 5 में अपीयर हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब ये 5 से नीचे भी तो आएगा। 5 आएगा से सर। नीचे ये इसमें आ सकता है, ठीक है ना, या फिर इसमें आ सकता है, या फिर इसमें आ सकता है, या फिर इसमें आ सकता है। इसके पास इतने तरीके हैं।
ठीक है क्या? यस सर। यस सर। अगर ये 4 में आया तो 4 से फिर 4 से 3 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है। अगर ये पहले ही 5 से 3 में आया, फिर 3 से 2 या फिर 3 से 1, तो दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज के किस फैशन में ये नीचे आएगा। एक बार में भी आ सकता है और ठप्पा खा खा के भी आ सकता है भाई, ठीक है ना। तो जैसे भी आएगा, मान लीजिए ये पहले 5 से लेकर के और 3 में गिरा, तो क्या यहाँ से एक फोटोन छोड़ना पड़ेगा उतनी एनर्जी का जितना इनका डिफरेंस है E5 माइनस E3 का। यस सर। अगर ये यहाँ 3 से लेकर के 1 में गिरा, तो इसे E3 माइनस E1 का एक फोटोन छोड़ना पड़ेगा। E3 माइनस E1 का होगा, Yes, ये sir. वाला फोटोन कितने का होगा? E5 माइनस E3 का होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, मतलब इट ऑल प्रोबेबिलिस्टिक के किस में पहुंचेगा, कहाँ जाएगा। दिस प्योरली अ रैंडम प्रोसेस, ये पता नहीं किस में जाएगा। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज कि किस में जा सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है ये निकालने के लिए, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन मैक्सिमम क्रिएट हो सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ लाइंस कहते हैं इनको, कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन सकती हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? n(n-1/2) होती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो कितनी पॉसिबल लाइन हो सकती है? 5 × 5 - 1/2 कितनी हो सकती है भाई? 10 लाइन हो सकती 10। है, ठीक है। तो 10 मैक्सिमम लाइन प्रोड्यूस करके 5 से 1 में आ सकता है, ठीक है क्या दोस्तों? Yes, ये sir. एक फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 6 में चला गया, अब बताइए कितनी मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस बन सकती हैं स्पेक्ट्रम में। तो 6 से 1 में आने के लिए देख लो भाई, 15 बन जाएंगे क्या? Yes, sir. यस सर, यस 15 सर, 15 बनेंगे। बन जाएगी। है ना, 6 × 5/2 15 लाइन बन जाएंगे, तो ठीक है। तो ये एक बढ़िया फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई लोग। यस सर। चलेगा, ये सारा खेल खेल लिया हमने, वापस चलते हैं अपनी दुनिया में। तो भाई ये सब चल रहा था, 3 तो इसने अपने पॉस्टुलेट दिए थे और उनके बेसिस पे हमने काम किया। तो हमने पहला वाला पॉस्टुलेट जो था उस पर काम किया कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आएगा, इस चीज़ पे काम किया हमने। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमने इससे निकाली हमेशा, mvr = NH/2π से, ठीक है ना। ये बोल तो दिया लड़के ने, लेकिन इन चीज़ों का, जैसे कि ये वाली चीज़ का कुछ भी प्रूफ नहीं था, ठीक है ना। ये उसने पता नहीं अपनी कैसे क्या कैलकुलेशन करी, सोचा, थियोरेटिकल लगाया कुछ तो निकाल दिया, बट ये नहीं पता चला कि ये कैसे है, मतलब ऐसा क्यों है कि वो जो स्टेशनरी स्टेट्स है उसमें एनर्जी रेडिएट नहीं होती, ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जवाब दिया फिर किसने? ब्रोगली बाबा डी ने, ब्रोगली। ठीक है ना। ब्रोगली बाबा को एकदम चाय पीते हुए एकदम ध्यान आया कि भैया कैसे हुआ होगा, तो फिर उन्होंने बताया कि स्टेशनरी लेवल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट करता, ठीक है, आगे आएगा वो भी, चलिएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या था, जब एक लेवल से ऊपर या नीचे कहीं जाता है तो उस टाइम पे एनर्जी लिबरेट करता है, और वो कितनी होती है वो कैलकुलेशन हमने करी। किसके लिए वैलिड है? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स लाइक हीलियम। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं? लिथियम हाँ सर, पॉजिटिव होना होना चाहिए। चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट कर लेना, वही गलत लिख रहा है। चलिएगा, ये सारी वही कैलकुलेशन जो अपन करके आ गए वो सब चल रही है ऐसा। एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये हमने कर लिया। लाइमन सीरीज, बामर, लाइमन की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ ठीक बात है, बामर, पास्चन, पास्चन भी बन गए भाई, ब्रैकेट बन गई, फंड बन गई, ठीक है। शॉर्ट रिव्यू ऑफ फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूले हो गए। ये काम क्या है, आप ये जरूरी नहीं कि इनको पढ़ो, हमने जो निकाले हैं अभी अब उनको याद कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हर जगह पे ना के को लिखा हुआ है एज इट इज़, हमने उसको 1/4πε0 लिख लिया था, ठीक है। तो इसलिए हमारे थोड़ा डिफर लगेंगे। कोई भी एक सेट है आपको याद करना है, बस आप याद कर लो उन सबको। वेलोसिटी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक क्या मतलब? टोटल एनर्जी का याद रख लो, उतनी काइनेटिक होती है, उसकी डबल पोटेंशियल होती है, ऐसे तो याद कर जाएगा। तो 3 चीज़ें, 3 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि इन पे बेस करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस होना चाहिए भाई, है ना। बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, ये तो टोटल एनर्जी है किसी भी लेवल में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बिल्कुल इन्फिनिटी पे निकालना है, तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दूं उसको, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी भाई? जितनी
किसी एनर्जी स्टेट में एनर्जी है उतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दो, ठीक है ना। फिर एक टर्म आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर एनर्जी का पोटेंशियल बनाना है तुम्हें तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से चार्ज से डिवाइड, डिवाइड यस करना सर। पड़ेगा, तो वोल्टेज आ जाएगा भाई। तो ये वोल्टेज आ गया ऐसे करके, ठीक है भाई लोग। एक्साइटेशन एनर्जी, इससे उसमें जाना, उससे उसमें जाना है, तो सब हमने कर लिया। hc/λ। हाँ, दिस 12th पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये भाई नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 to 1। जब ऊपर से कहीं 1 में आके गिरता है, ग्राउंड स्टेट में आके गिरता है, उस टाइम पे लाइंस कितनी होती हैं, n(n-1/2), ठीक है ना। ये तो हमने बात की अभी। यस सर। ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है कि 5 से अगर 2 में गिराना है तो कितनी लाइंस बनेंगी। तो n2 से n1 में गिराना है, n1 इज नॉट इक्वल टू 1, इसमें गिराना है, तो क्या लाइन बनेंगी, ये है फॉर्मूला, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, इतनी लाइंस बनेंगी, ठीक है। आसान ही है, फॉर्मूला एक ही है, आसान काम है, लेकिन वो ये कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। इतनी छोटी छोटी वैल्यू के साथ खेलना है तो कैलकुलेशन थोड़ी खतरू बन जाती है। एक हाइड्रोजन एटम इन द स्टेट बाइंडिंग एनर्जी इतना मेक्स अ ट्रांजिशन टू द स्टेशनरी एक्साइटेड एनर्जी ऑफ दिस। इस वाले लेवल से इस वाले लेवल में पहुंच जाता है। फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड। एक तो हाँ, अपने ने एक चीज छोड़ दी, उसको याद रखना चाहिए मुझे, z²/n², ऐसा है भाई, ठीक है ना। अगर मैं n = 1 रखता हूं तो ये कितनी आ जाएगी, ये हो गई पहले लेवल की एनर्जी। दूसरे लेवल की एनर्जी कितनी आ जाएगी दोस्तों, n को क्या रख दूं, 4 रख दूं, सॉरी 2 रख दूं, यस सर। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 3.4 z²। फिर थर्ड लेवल की एनर्जी, ये याद होनी चाहिए भाई, 13.6/9 कर दो तो कितनी आ जाएगी, 1.51 z²। और पहली 5 तो कम से कम याद कर ही लेना, 13.5/16, ये आ गया 0.85 z²। z² इसलिए साथ में लिखता चल रहा हूँ कि हाइड्रोजन ना अगर लिथियम दे दिया तो भाई z की जगह 3 रख देना बस, यस सर। ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट हाइड्रोजन के लिए तो याद रखो इतनी, 13.5/25 इज 0.54 बस भाई, यहाँ तक की याद रखना। पहले लेवल की 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54, क्योंकि ये जैसी तुम ये वाली वैल्यू तुम्हें याद रहेंगी ना, क्वेश्चन में नॉर्मली ये वाली वैल्यू ही यूज की जाती हैं। तो ये देखो लिखा जरा, ये वाली वैल्यू 10.2 के एक्साइटेशन एनर्जी में पहुंच गया, तो देखिए भाई दिया जाएगा किस तरह से कि भाई ये है 0.85 की एनर्जी स्टेट में पहले था, ठीक है क्या, और वहां से कहां पहुंच गया, मेक ए ट्रांजिशन टू एक्साइटेड एनर्जी ऑफ 10.2, तो 10.2 लेके कहीं पे पहुंच गया। तो अब या तो इनके डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखना जरा कितना है, 10.2 10.2 z²। समझ पा रहे हो। तो अगर तुम्हें ये वाली चीजें याद है ना, इनके थोड़े थोड़े आपको डिफरेंस याद है, याद मतलब दिमाग में है कि हाँ मैंने ये नंबर कहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अच्छा कि किससे किस में गया होगा। समझ गए मेरी बात। यस सर। अगर ये वैल्यूज आपको Yes, याद रहेंगी, इनके डिफरेंस थोड़े से याद रहेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किससे किस में गया होगा, ठीक है भाई लोग। जैसे 0.85 देखते आप समझ गए होंगे कि ये किस में है, 4 में। ठीक है ना। अरे तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो भाई रट लो, ये वाली चीज याद रखो, ये तो हमेशा हर क्वेश्चन में काम आएगी। ये तो पहले कहाँ था इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल, तो भाई इसमें था पहले, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी तो यहाँ निकाला इन्होंने 4 में, ठीक है। आपको डेटा याद है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि 4 में। चलो आगे चलो, लेट द इलेक्ट्रॉन नाउ मूव्स टू द एनर्जी लेवल हुज एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2। द एक्साइटेशन एनर्जी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट, के ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में वहां से निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो गया क्या, कि 1 से 2 का जो डिफरेंस है 1 से 2 में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसका जो डिफरेंस है वही तो होता है 10.2। तो इसका मतलब 1 से लेकर के 2 में पहुंचाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी, तो 2 में पहुंच जाएगा,
ठीक है क्या भाई लोग? फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड। ठीक है, तो कहां से गिरा भाई? 4 से किस में गिरा? 2 में। समझे क्या? तो ये डेटा थोड़ा याद रहेगा तो बहुत आसानी रहेगी अपने को काम करने में। पहले था 4 में, फिर किस एक्साइटेशन एनर्जी में गिरा आगे? 10.2 में। 10.2 किसका डिफरेंस होता है? ग्राउंड की होती है 13.6, ऊपर होती है 3.4, उनका डिफरेंस, यानी कि 2 में आके गिरा। तो 4 से 2 में अगर आके गिरा तो कितनी एनर्जी का फोटोन निकालेगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ऐसा निकालने का था बस। ठीक है दोस्तों, तो देसी सवाल है, सवाल टफ नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। और फॉर्मूले इससे ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले एकदम सेट है, फॉर्मूले से ज़्यादा नहीं चाहिए, बट बढ़िया सवाल आए हुए हैं इस पर। और ये वाले चैप्टर में से करीबन 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। 3 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये कहीं पूछा गया है, आप अपनी आर्काइव चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, वैल्यू ऑफ जेड पूछा है कुछ कुछ दे करके, ऐसा एंड ऑल। फाइन। हाँ, और क्या है? ठीक है, चलिए। ये कहीं कहीं पे लिखा है, एक ये दिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? एच और ऐसा कट लगाया हुआ है एक, इसको कहते हैं एच क्रॉस, पढ़ते हैं इसको एच क्रॉस। इसका मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यस होता सर। है एच अपॉन 2 पाई। यस सर। कोई जो फॉरेन राइटर की स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें आप कई कई बार ऐसा लिखा हुआ पढ़ोगे, ऐसा लिख दिया MVR इज इक्वल टू NH क्रॉस, तो वो एच अपॉन 2 पाई बार बार नहीं लिखना चाहता तो एच क्रॉस लिख रहा है ऐसा। ठीक है, चलेगा, ये सब हो गया। आगे क्या आइटम है? मैटर वेव्स, यहाँ है भाई डी ब्रॉगली। ठीक है मित्रों,